Hello guys, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. We warmly welcome everyone to the Sadhana Vijay Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affairs. आज की करंट अफेयर में क्या खास है, तो आइए देखते हैं हम अपनी फर्स्ट न्यूज को कि आज की फर्स्ट न्यूज में क्या है। तो हमारी फर्स्ट न्यूज है, हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद की नकल करने वाले होप मिशन को कहां पर लॉन्च किया है। कि इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जो एटमॉस्फेयर है उसी की नकल कर जो होप मिशन है वो कहां पर लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है लद्दाख में 4530 मीटर की ऊंचाई पर ये मिशन लॉन्च किया गया है। यहाँ पर उच्च यूवी विकिरण रखी गई है, कम ऑक्सीजन लेवल रखा गया है और बहुत ज्यादा ठंड रखी गई है, जिससे कि वहां पर ये एटमॉस्फेयर बनाया जा सके कि अगर कोई भी मानव हमारा मंगल ग्रह पर या फिर चंद्रमा ग्रह पर जाता है तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, वहां का एटमॉस्फेयर को वो इजीली ग्रहण कर ले। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। होप मिशन का शुभारंभ लद्दाख के टोसोकर घाटी में किया गया है, जो लगभग 4530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां मंगल और चंद्रमा जैसी हैं, जैसे कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड और उच्च यूवी विकिरण। तो ये था होप मिशन जो लॉन्च किया जा रहा है कहां पर, लद्दाख में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाले जो बच्चे की नई पीढ़ी होगी, बच्चों की जो नई पीढ़ी होगी उसका नाम क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है जनरेशन बीटा। 2025 से लेकर 2039 तक के जो बीच के बच्चे होंगे उन्हें जनरेशन बीटा कहा जाएगा। हमारी जो जनरेशन थी इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है अल्फा जनरेशन। तो ये कौन सी होगी, बीटा जनरेशन। आइए थोड़ा देखते हैं 2025 से लेकर 2039 तक, 2025 से लेकर 2039 तक जन्म लेने वाले बच्चों को सोशलिस्ट और डेमोग्राफर्स द्वारा नाम दिया गया है जनरेशन बीटा, या फिर संक्षेप में GEN जनरेशन बीटा कहा जाता है। यह पीढ़ी जनरेशन अल्फा के बाद आती है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी 31वीं राष्ट्रीय वैश्विक बाल विज्ञान कांग्रेस कहां पर हुई है, तो ये कहां पर हुई है, ये है मैक्सिको सिटी में। कहां पर, मैक्सिको सिटी में हुई है। आइए देखते हैं थोड़ा सा कि जो 31वीं इंटरनेशनल पैड्रिक एसोसिएशन है, कांग्रेस है, वो 8 से लेकर 11 मई तक 8 मई से लेकर 11 मई तक 2025 में मैक्सिको सिटी में आयोजित की गई। कहां पर, मैक्सिको सिटी में आयोजित की गई। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आप सब जानते हैं कि झारखंड के एक्स सीएम एंड जो ट्राइबल मिनिस्टर थे, ट्राइबल लीडर थे, शिबू सोरेन, इनका निधन हो गया है। ये काफी प्रभावकारी क्रांतिकारी थे जो कि किसके, जनजातियों के नेता थे, जनजातियों के नेता थे, आदिवासी के नेता थे। तो इनका निधन हो गया है, ये इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज है फ्लैश फ्लड्स इन उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड में क्या हुआ है कि जो पार्वती घाटी है, कहां पर, कुल्लू घाटी में पार्वती घाटी पड़ती है, वहीं पर अभी खीरगढ़ में क्या हुआ है कि फ्लूड आ गया, बाढ़ आ गई है। उससे क्या हुआ है, काफी लोगों की गुम हो गए हैं, कुछ लोग घायल हो गए हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो ये अभी हुआ है, क्या हुआ, जब वहां पर ज्यादा बारिश हो जाती है, अत्यधिक बारिश होने से वहां पे बाढ़ के संकेत हमेशा रहते हैं। इसी उसमें एकदम से बाढ़ आई जिसका संकेत भी कुछ नहीं दिए गए थे और एकदम से वहां पे क्या हुआ है, बहुत ज्यादा जन हानि हो गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज है हमारी 18th ईयर फ्रॉम हिरोशिमा। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। लिटिल बॉय नाम का जो बम था उसे गिराया गया था, जिससे वहां पर काफी जनहानि हुई थी। काफी वहां पर चारों तरफ क्या हो गया था, एक मातम सा छा गया था, जहां पर कोई लोग अपाइज, कुछ लोग बिल्कुल, बहुत लाखों संख्या में लोग वहां पे मारे गए थे। तो ये काफी ऐतिहासिक और बहुत ज्यादा दुख भरी जो घटना थी उस टाइम की वो याद की जाती है। इसी पर जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया, इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था अमेरिका के सामने, जब इसी से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। यहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हुआ था, अंत हुआ था जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इसे ये लोग काफी दुख भरा उसमें मनाया जाता है। तो ये कब था, 6 अगस्त 1945 में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में क्या हुआ है, राजीव आनंद अपॉइंटेड हुए हैं, MD एंड CEO बने हैं, कौन से, इंडसइंड बैंक के। हाल ही में राजीव आनंद को किस बैंक का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है और कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया है, MD एंड CEO बनाया गया है। तो वो कौन से हैं, वो हैं इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक के बनाए गए हैं।
नेक्स्ट न्यूज है हमारी सत्यपाल मलिक। अभी सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया है। ये जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल थे जिस टाइम पर वहां पर 370 आर्टिकल को हटाया गया था, उस टाइम पर वो वहां पर राज्यपाल थे, तो इनकी मृत्यु हो गई है। देखते हैं इनसे रिलेटेड न्यूज। सत्यपाल मलिक जिनका हाल ही में निधन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक बनने से पहले किस महत्वपूर्ण पद पर थे? तो वो थे गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी शशि प्रकाश गोयल को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किस वर्ष नियुक्त किया गया है? तो इन्हें अभी उत्तर प्रदेश का नियुक्त किया गया है 2025 में। किसे? शशि प्रकाश गोयल को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है, मुख्य सचिव बनाया गया है किसे? शशि प्रकाश गोयल को। नेक्स्ट न्यूज है हमारी भारत की पहली फीफा गर्ल्स टैलेंट एकेडमी किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये की गई है हैदराबाद में। कहाँ की गई है? हैदराबाद में, तेलंगाना में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इसके बारे में देखते हैं। यह एकेडमी गाची बावली स्टेडियम परिसर हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह पहल AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और फीफा के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्घाटन तेलंगाना ई स्पोर्ट्स समिट के दौरान MOU समझौता ज्ञापन के माध्यम से हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है? जहां गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और पेट्रोलियम मंत्रालय जैसे प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2025 में किया गया था। तो ये कहां पर स्थित है? जो कर्तव्य पथ है ये नई दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पर क्या क्या स्थित है ये पूरे इस क्वेश्चन में बताया गया है, जैसे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूक्ष्म मंत्रालय, लघु और मध्यम मंत्रालय, उद्यम मंत्रालय, MSME, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, ये सब कहां पर स्थित है? ये सब स्थित है नई दिल्ली में, कर्तव्य पथ पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कर्तव्य पथ नई दिल्ली में स्थित है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कर्तव्य भवन 3 केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजना सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट योजना के अंतर्गत निर्मित आधुनिक सरकारी भवनों में से एक है। इस भवन का उद्देश्य पुराने और बिखरे हुए सरकारी कार्यालयों को एक साथ लाना है ताकि संचालन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। यह भवन कर्तव्य पथ पूर्व में राजपथ पर स्थित है। पहले इसे राजपथ कहा जाता था, अब इसे कर्तव्य पथ कहा जाता है। अगस्त 2025 में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें निम्नलिखित प्रमुख मंत्रालयों का कार्यालय है, जैसे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME भी जिसे कहा जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और पेट्रोलियम मंत्रालय यहाँ पर स्थित हैं। इस इमारत को आधुनिक सुविधाओं और ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार डिजाइन किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल भी है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी हाल ही में इसरो ने किस देश की कंपनी AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका की। किसकी? अमेरिका कंट्री की। देखते हैं एक बार इसके बारे में। AST स्पेस मोबाइल एक अमेरिका स्थित कंपनी है जो सीधे मोबाइल फोन का ब्रॉडबैंड इंटरनेट देने के लिए ब्लू बर्ड नामक उपग्रह बना रही है। इसरो ने घोषणा की है कि वह 2025 के अंत तक AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड सैटेलाइट को अपने LVM3, ये याद रखने की बात है कि किस रॉकेट से लॉन्च की जा रही है, LVM3 GSLV-M के 3rd रॉकेट से लॉन्च करेगा। इसके बाद यह प्रक्षेपण भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा वाणिज्यिक सहयोग बनेगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आइए देखते हैं। ये है इट्स लाइक राइटिंग अ पोम, मैथ्स प्राइज विनर राजूला श्रीवास्तव। तो देखते हैं हाल ही में मरियम मिर्जा खान न्यू फोर्टिनर प्राइज से सम्मानित राजूला श्रीवास्तव ने यह पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है हार्मोनिक विश्लेषण और विश्लेषणात्मक संख्या सिद्धांत में कार्य करने के लिए उन्हें यह प्राइज दिया गया है। ये है कौन?
ये है रजुला श्रीवास्तव, इन्हें ये प्राइज दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर हमारी। MPC holds repo rate at 5.5%, maintains GDP growth at 6.5%। आइए देखते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया है? तो इसमें से इसका आंसर कौन सा है? तो ये है आंसर सी, रेपो दर जो है ये है 5.5% पर स्थिर रह गया, और जो GDP वृद्धि है वो अनुमानतः 6.5% पर बनाए रखा गया। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, यहां पर देखते हैं, थोड़ी इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC ने हाल ही में निर्णय लिया कि वर्तमान में ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसलिए जो रेपो दर है उसे 5.50 पर ही स्थिर रखा जाएगा, जो पहले थी वही अभी भी रहेगी। इसके साथ ही भारत की सकल घरेलू उत्पाद जो GDP वृद्धि का अनुमान है वो 6.5% पर ही बरकरार रखा जाएगा। यह निर्णय वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को देखते हुए लिया गया है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाया जा सके। रेपो दर जो है वो दर होती है जिस पर RBI, रेपो दर क्या होता है? रेपो दर देखिए, जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। इसे स्थिर रखने का अर्थ है कि फिलहाल महंगाई और विकास दोनों को संतुलन में रखने की नीति अपनाई जाएगी, क्योंकि बैंक भी ऋण लेते हैं किससे? RBI से। बैंक जब भी कोई कर्ज लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो RBI से लेते हैं। जिस वो परसेंट पर ब्याज लेते हैं वो होता है रेपो दर। तो कितने उस पर उनका जो परसेंट है वो कितना है? 5.50% रेपो दर पर वो ऋण लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहां प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में हुआ है। जो बिम्स्टेक है इसमें कितने देश हैं? तो इसमें 7 देश हैं। पहला है बांग्लादेश, सेकंड है इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार। नेक्स्ट है श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान। देखिए इसमें 7 कंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हैं, लेकिन इसमें 5 के जो नाम है वो इसी में मेंशन है। जो भूटान और नेपाल है इसमें इनका नाम मेंशन नहीं है। तो पहला है नेपाल, भूटान, इसके बाद है भूटान, इसके बाद है बांग्लादेश, सेकंड है इंडिया, भारत, श्रीलंका और इसके बाद है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। ये देश यहां पर स्थित है बिम्स्टेक में। कौन कौन से? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड। ये बिम्स्टेक में सम्मिलित सदस्य देश हैं। तो ये कहां पर हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि बिम्स्टेक नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में आयोजन किया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टीपल सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के 7 सदस्य देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड की पारंपरिक संगीत विरासत को उजागर करने वाला पहला। याद रखें, जब भी कोई चीज पहली होती है तो वो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। तो ये है पहला ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल 4 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया, को भारत की नई दिल्ली में भारत मंडपम में। कहां पर? भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का शीर्षक था सप्तसुर, 7 नेशन 1 मेलोडी। आयोजन ICCR इंडिया काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस द्वारा किया गया था। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। और महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। यह महोत्सव अप्रैल 2025 में थाईलैंड में आयोजित बिम्स्टेक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के आधार पर आयोजित किया गया था। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाल ही में भारत और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के पास
किस क्षेत्र के पास पहली बार संयुक्त द्विदिवसीय नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? तो वो क्या है, स्कारबोरो सोयल में, जो कि कहां पर, दक्षिण चीन सागर के पास स्थित है। क्योंकि फिलीपींस का और चीन के बीच ये विवादित क्षेत्र है, कौन सा, स्कारबोरो सोयल, कहां पर, फिलीपींस और चीन के बीच ये विवादित क्षेत्र है, इसीलिए यहां पर भारत और फिलीपींस की क्या की गई है, संयुक्त द्विदिवसीय मीन्स 2 दिन की नौसैनिक अभ्यास किया गया है, नोवेल ड्रिल, और ये कहां पर है, स्कारबोरो सोयल में। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से वर्ष 1987 के मध्यम दूरी की परमाणु हथियार संधि को समाप्त कर दिया है, से अपने प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है? क्या हुआ है कि रूस ने ये अभी किया है, किसने किया है, ये रूस ने किया है। रूस और अमेरिका के बीच एक संधि हुई थी, वो संधि क्या थी, तो वो थी परमाणु हथियार संधि, INF ट्रीटी, लेकिन रूस ने इसे समाप्त कर दिया है। 2019 में उसने बोल दिया था कि भाई इसे हम समाप्त कर देंगे, लेकिन अब इन्होंने 2025 में इसे औपचारिक रूप से खत्म कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि आपने अभी लास्ट टाइम मैंने न्यूज में आपको पढ़ाया था कि अमेरिका ने अपनी पनडुब्बियां भेजी हैं, परमाणु पनडुब्बियां कहां पर भेज दी है, रूस पे के पास में अपनी 2 पनडुब्बी भेजी हैं। इसी से आहत होकर रूस ने कहा कि हम दोनों के बीच समझौता हुआ था को कोई भी किसी भी देश पर आपस में कोई भी परमाणु हथियार का यूज नहीं करेगा, परमाणु हथियार नहीं भेजेगा। लेकिन जब अमेरिका ने इस संधि को तोड़ दिया है और उसने हमारे यहाँ पर 2 पनडुब्बियां खड़ी कर दी हैं, तो इसीलिए हम इस संधि को रद्द करते हैं, इस संधि से बाहर निकलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उससे प्रतिबद्धता को समाप्त कर दिया है। क्या है संधि के बारे में, आइए देखते हैं। INF ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, वर्ष 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका USA और संयुक्त संघ USSR, जो कि आज क्या है, रूस के नाम से जाना जाता है, के बीच हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक हथियार नियंत्रण संधि हुई थी। हथियार नियंत्रण की, अपने हथियारों पर नियंत्रण रखेंगे। इसका उद्देश्य था 500 से लेकर 5500 किलोमीटर रेंज वाले भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइल को समाप्त करना था। अमेरिका ने पहले ही 2019 में रूस पर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए संधि से हटने की घोषणा कर दी थी, लेकिन 2025 में रूस ने औपचारिक रूप से इस संधि से अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त कर दिया है, जिससे यह ऐतिहासिक हथियार नियंत्रण समझौता पूरी तरह निष्क्रिय हो गया है। यह निर्णय वैश्विक परमाणु संतुलन और सामरिक स्थिरता के दृष्टिकोण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारी। वर्ष 2025 में भारत किस आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना? तो वो बना है किस लिए, यात्रियों की कुल संख्या के लिए। कहां पर, यात्रियों की कुल संख्या के लिए वह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है। आइए देखते हैं यात्रियों की कुल संख्या के आधार पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित IRCH कार्यशाला की वर्ष 2025 में मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है, जो हर्बल औषधि सुरक्षा, जो कि हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर केंद्रित है? तो वो है गाजियाबाद। कौन सा, गाजियाबाद। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। फीफा और IFF ने हाल ही में भारत की पहली लड़कियों के लिए फीफा टैलेंट एकेडमी हैदराबाद में शुरू करने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है, तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ। किसके, तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ इस ज्ञापन पर समझौता किया है फीफा और IFF ने। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, जो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल है, कौन है, वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने IIT मद्रास में किस रक्षा संबंधी अनुसंधान केंद्र, डिफेंस रिलेटेड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया, जो भविष्य की अग्नि प्रणालियों पर केंद्रित है? तो ये क्या है, अग्नि अनुसंधान केंद्र पर। किस पर, अग्नि अनुसंधान केंद्र पर। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। वर्ष 2025 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने IIT मद्रास में अग्नि रिसर्च सेंटर ARC का उद्घाटन किया है। ये केंद्र भविष्य की अग्नि प्रणाली जैसे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल, फायर कंट्रोल सिस्टम और मल्टी डोमेन वॉरफेयर
तकनीक पर अनुसंधान करेगा। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमता को तकनीकी रूप से और अधिक मजबूत बनाना है, विशेषकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल की शुरुआत करेगा के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारतीय वायुसेना ने मणिपुर के उन क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है जो हाल ही में बाहरी दुनिया से कट गए थे? तो यह ऑपरेशन सहयोग। कौन सा है? ऑपरेशन सहयोग शुरू किया है। ऑपरेशन सहयोग, यहाँ पे 2 दिए हुए हैं लेकिन यह है ऑपरेशन सहयोग। ये ऑपरेशन सद्भाव यहाँ पे इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, तो यह ऑपरेशन सहयोग इसका ऑप्शन है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। हाल ही में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण, क्या भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण मणिपुर के कुछ गांव बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए। भारतीय वायुसेना IAF ने ऑपरेशन सहयोग शुरू किया ताकि हेलीकॉप्टर और परिवहन विमानों के जरिए जरूरी राहत सामग्री जैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयां और जल उन क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। यह ऑपरेशन मानवीय सहायता, सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन की एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भारत की आपदा प्रबंधन क्षमता, डिजास्टर रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी और दूर दराज के क्षेत्रों में सैन्य पहुंच की शक्ति को दर्शाता है। तो ऑपरेशन सहयोग का क्या मिशन है कि जिससे कि जितने भी मणिपुर के जो गांव हैं वो बाहरी दुनिया से कट गए हैं उनकी मदद करना। तो ये कौन सा है? ऑपरेशन सहयोग। आइए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित किया है जिसे राज्य की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर परियोजना माना जा रहा है? तो ये है सावलकोट जल विद्युत परियोजना। कौन सी है? सावलकोट जल विद्युत परियोजना। आइए देखते हैं इसके बारे में। सावलकोट जल विद्युत परियोजना वर्ष 2025 में भारत सरकार ने पुनर्जीवित किया है। यह परियोजना जम्मू और कश्मीर के अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना मानी जा रही है, जिसकी अनुमानित क्षमता लगभग 1856 मेगावाट है। कितनी? 1856 मेगावाट है। यह परियोजना चेनाब नदी पर, कहां पर? चेनाब नदी पर आधारित है। इससे जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा। यह परियोजना ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की दृष्टिकोण से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कहां पर है? यह है चेनाब नदी पर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के अंतिम पूर्व राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो वो थे सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सत्यपाल मलिक का निधन वर्ष 2025 में हुआ। वे जम्मू कश्मीर के अंतिम पूर्ण राज्यपाल थे जिन्होंने अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक उस पद पर कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान ही जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा मिला और आर्टिकल 370 समाप्त किया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। वे बिहार, गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक को उनके सीधे और स्पष्ट राजनीतिक विचारों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के पक्ष में बोलने के लिए जाना जाता है। उनका निधन भारतीय राजनीति में एक युग के अंत के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, पैन अमेरिका हॉकी कप में किस देश के पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है अर्जेंटीना की टीम ने। किसने? अर्जेंटीना की टीम ने। आइए देखते हैं, वर्ष 2025 की पैन अमेरिका हॉकी कप में अर्जेंटीना की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। यह टूर्नामेंट अमेरिका में आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया हुआ? अमेरिका में। इसमें अमेरिका, कनाडा, चिली, अर्जेंटीना जैसे कई प्रमुख देश भाग ले रहे थे। अर्जेंटीना ने महिला वर्ग के फाइनल में चिली को और पुरुष वर्ग के फाइनल में कनाडा को हराया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने हॉकी में अपनी अवसरवादी शैली और रणनीतिक दबदबे को एक बार फिर से साबित किया। यह सफलता अर्जेंटीना को आगामी FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में सहायक होगी। चलते हैं नेक्स्ट और हमारी लास्ट न्यूज, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा 2024, परीक्षा पर चर्चा 2024 कार्यक्रम ने 3.53 करोड़, कितना?
3 करोड़ पंजीकरण के साथ किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया एक शैक्षणिक कार्यक्रम में सबसे अधिक पंजीकरण, तो इस क्षेत्र में बनाया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। परीक्षा पे चर्चा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ एक संवादात्मक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परीक्षा के तनाव को कम करना और प्रेरणा देना होता है। वर्ष 2024 में आयोजित इस कार्यक्रम में 3.53 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण किया, जो अब तक का सबसे अधिक पंजीकरण वाला शैक्षणिक कार्यक्रम बन गया है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है। यह रिकॉर्ड भारत की शैक्षिक जागरूकता, डिजिटल सहभागिता और युवाओं के साथ संवाद की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। इस पहल ने NEP 2020 नई शिक्षा नीति के उद्देश्य को भी आगे बढ़ाया है। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर। आई होप आपको समझ आई होगी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।